हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे द प्लेटफॉर्म बुक का सॉल्यूशन जो कि इम्पॉर्टेंट है यूपी पीसीएल टीजी 2, यूपी आरवीएनएल टीजी 2 एंड टेक्निकल हेल्पर या फिर आईटीआई लेवल से जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं सब सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन को देखिए, क्या करेंगे यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखा जाए। यदि कोई लेड एसिड बैटरी है और उसको आप लंबे समय तक क्या रख रहे हो, निष्क्रिय रख रहे हो, तो फिर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन को देखिए कि बैटरी को ओवर चार्ज कर देना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट निकाल देना चाहिए, प्लेट्स को आशुद्ध जल से धो देना चाहिए, बैटरी को इलेक्ट्रोलाइट निकाल कर बैटरी को सुखाकर शुष्क ठंडे व स्वच्छ स्थान में सुरक्षित रख देना चाहिए। तो क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए, जब भी कोई बैटरी लेड एसिड बैटरी हो या कोई बैटरी हो लंबे समय तक क्या हो, निष्क्रिय रखना हो, उसे क्या करना है, निष्क्रिय रखना है, यानी वो एक्टिव नहीं है, उसको लंबे समय तक निष्क्रिय रखना है। तो आपको क्या करना होगा, बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकाल लेना है, बैटरी को सुखाकर शुष्क ठंडे व स्वच्छ स्थान में सुरक्षित रख देना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो कोई भी बैटरी होगा जिसको लंबे समय तक आप यूज नहीं कर सकते हो, मान लो कोई भी प्रॉब्लम है जिसके कारण आप उसका यूज नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे प्रोसेस अपनाना होगा जिससे बैटरी आपकी खराब नहीं होगी। ठीक है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेड एसिड सेल चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। अब लेड एसिड सेल है, चार्जिंग के समय पूछ रहा है, कौन सी कंडीशन है, चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो उष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, किस में बदलता है। ठीक है, चार्ज कर रहे हो आप, जब चार्ज कर रहे हो एक चीज़ देखना, जब चार्ज करते हो तो आप चार्ज करने के लिए उसको लाइट से कनेक्ट करते हो, उसको लाइट से जोड़ते हो, यानी कि लाइट मतलब कौन सी ऊर्जा, लाइट मतलब इलेक्ट्रिकल ऊर्जा से। ठीक है, उसको आप बिजली से कनेक्ट करते हो तो लाइट मतलब इलेक्ट्रिकल ऊर्जा से। तो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा आप कनेक्ट करते हो तो फिर बैटरी आपकी चार्ज होती है। इसका मतलब है कि इसका इनपुट जो होता है वह इलेक्ट्रिकल होता है, इनपुट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल, और आउटपुट पे आपको क्या मिलता है, केमिकल। ठीक है, केमिकल एनर्जी, जिसको आप रासायनिक ऊर्जा कहते हो। यानी जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो इनपुट उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है और आउटपुट में उसको रासायनिक ऊर्जा मिलता है। लेकिन जब भी बैटरी आप डिस्चार्ज करते हो, जब बैटरी यूज करते हो आप, उस कंडीशन में जो आपका फिनोमिना है, यानी कि जो आपका प्रोसेस है वह उल्टा हो जाएगा, यानी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में आप बदलते हो जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो। ठीक है, तो दोनों कंडीशन याद रखना, चार्ज में क्या पूछा है और डिस्चार्ज में क्या है। तो डिस्चार्ज में आपका रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, और चार्जिंग में विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस रूप में इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था व्यक्त की जाती है। अब किस फॉर्म में हम इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त करते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। तो वह क्या अपेक्षिक घनत्व के रूप में, आउटपुट वोल्टेज के रूप में, आउटपुट करंट के रूप में, या अम्लीय अंश के रूप में। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है बेसिकली अपेक्षिक घनत्व के रूप में हम व्यक्त करते हैं। किसके रूप में, अपेक्षिक घनत्व के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि सेकेंडरी सेल का मुख्य लाभ क्या होता है। अब सेकेंडरी सेल जो है इसका मुख्य लाभ क्या है, इसे सचल विद्युत स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, इसका मूल्य कम होता है, इसका आकार छोटा होता है। तो आपसे यही पूछ रहा है। तो सेकेंडरी सेल, देखिए प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं कि जैसे प्राइमरी सेल आपके पास है तो वह सेल जिसको आपने एक बार यूज किया, उसके बाद जब वो ख़त्म हो गया यानी पूरा डिस्चार्ज हो गया, तो फिर आप उसको चार्ज नहीं कर सकते, यानी उसको फिर दोबारा आप यूज में नहीं ले सकते, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। लेकिन सेकेंडरी सेल वह सेल होता है जिसको आप पहले मान लीजिए यूज किए, तो उसके बाद वह डिस्चार्ज हो गया पूरा, फिर से उसे आप क्या कर दोगे, चार्ज कर दोगे, तो फिर से वो चार्ज हो जाएगा, फिर यूज होने लगेगा, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल का मतलब कि इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, यानी पुनः इसे चार्ज किया जा सकता है। ठीक है,
सेकेंडरी का मतलब यही है, और इसमें मतलब ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, मान लो ऊर्जा तो उसमें भी संचित होती है, लेकिन ऊर्जा संग्रह करता है, फिर खत्म होती, फिर ऊर्जा को संग्रह करता है, ये करता है आपका सेकेंडरी सेल। तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होता है, किस प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, शुष्क सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में, लेड एसिड सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में, लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में, इनमें से कोई नहीं। तो 50 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए गैसिंग जो फॉर्म होती है, जो गैसिंग संपन्न होती है, वह बेसिकली चार्जिंग के प्रोसेस में होती है। जब हम चार्ज करते हैं तो हमारे पास गैस का बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो गैस आपकी तभी बनेगी जब आप किसी बैटरी को चार्ज करते हो। तो लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में क्या बनता है, गैसिंग फॉर्म होती है। गैसिंग फॉर्म होती है किसमें, लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में। ठीक, चलिए कैसे लेड एसिड सेल के, चलिए तो अगला क्वेश्चन आपका है कि कैसे लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट अगर आपको तैयार करना है तो लेड एसिड सेल का इलेक्ट्रोलाइट आप कैसे तैयार करोगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलकर, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर, सल्फ्यूरिक अम्ल को कार्बनिक अम्ल से घोलकर, या फिर उसके आकार पर। तो इलेक्ट्रोलाइट आपको तैयार करना है किसका, लेड एसिड सेल का। तो लेड एसिड सेल का इलेक्ट्रोलाइट तैयार करने के लिए आपको पता है सबसे पहले कि लेड एसिड सेल है तो उसका इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम यूज क्या करते हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बहुत ही मतलब कि हल्का H2SO4 का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस H2SO4 के साथ हम मिलाते हैं जल, यानी H2O मिलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है कि जल और जो आप सल्फ्यूरिक अम्ल कि सल्फ्यूरिक अम्ल यूज करते हो, उन दोनों के बीच में कितना रेशियो रखा जाता है, यानी जल का रेशियो H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों का रेशियो कितना रखा जाता है। तो जल का रेशियो होता है 3 और सल्फ्यूरिक अम्ल का रेशियो होता है 1, यानी कि अगर 3 लीटर पानी है तो 1 लीटर आप क्या मिलाओगे, H2SO4 मिलाओगे। तो इनका रेशियो याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका रेशियो कितना होता है। ठीक है, चलिए तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर। तो 51 नंबर का क्वेश्चन जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस तथ्य पर किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। अब कोई स्टोरेज बैटरी है, स्टोरेज बैटरी का मतलब जिसमें चार्ज आपका स्टोर होता है, स्टोरेज बैटरी, दैट्स मीन सेकेंडरी बैटरी की बात कर रहा है। सेकेंडरी बैटरी की जो क्षमता है वह किस चीज़ पर निर्भर करती है, उसकी प्लेट्स के क्षेत्रफल पर, उसकी प्लेट्स की मोटाई पर, इलेक्ट्रोलाइट के घनत्व पर, उसके आकार पर, किस पर निर्भर करता है। ठीक है, स्टोरेज बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करती है। तो 52 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो एक चीज़ याद रखिए कि स्टोरेज बैटरी की जो क्षमता है बेसिकली कि कितनी अच्छे से रहती है, वो बैटरी जल्दी ख़राब नहीं होती है, वह बेसिकली डिपेंड करता है उसकी प्लेट के क्षेत्रफल पर, कि उसका प्लेट जो है वह कितने क्षेत्रफल का बना हुआ है। स्टोरेज बैटरी की क्षमता उसी पर निर्भर करती है। तो सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होगा। डिस्चार्ज बैटरी है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, वही रहता है, बढ़ जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, 53 नंबर का क्वेश्चन है, अब इसको आपको बताना है। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान से समझो कि जैसे आपके पास मान लीजिए कि कोई बैटरी है, वो डिस्चार्ज है। अब डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है कि उसका वोल्टेज कम हो गया, यानी अब उसमें करंट फ्लो कम होगी। ठीक है, जब करंट का फ्लो कम होगा यानी आई आपका कम हो गया, तो V बराबर होता है I इंटू आर, या फिर ऐसे ही समझ सकते हो कि वोल्टेज ही कम हो गया। ठीक है,
वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज कम हुआ तो करंट कम होती है, जब करंट कम फ्लो होती है तो आर का मान जो होता है वो ज़्यादा होता है। कभी भी ऐसा दिमाग मत लगाना, क्योंकि वोल्टेज के जैसे कि ओम का नियम लगा दिया आपकी वी बराबर आई इंटू आर, तो वी आपका होता है कम तो आर भी हो जाएगा कम। ये गलत मतलब कंसेप्ट है, ऐसा कंसेप्ट आप मत लगाना। ठीक है, देखो जब बैटरी का वोल्टेज, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो इसका मतलब वोल्टेज कम मिलता है। वोल्टेज कम मिलने का मतलब कि करंट कम मिलेगी आपको। बैटरी की क्षमता बेसिकली करंट पर डिपेंड करती है ना, कि कितनी रेटिंग की करंट है इसकी। तो करंट कम तभी होती है जब रजिस्टेंस आपका ज़्यादा होता है। करंट आपकी कम तभी होती है जब रजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ का प्रभावी विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ कितना होगा। अब इस चित्र का जो आपको दिखाया गया है इसमें आपको E1 का मान बताना है। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से समझिए कि 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट की 3 सेल लगी हुई हैं, और फिर नीचे भी 4 वोल्ट 4 वोल्ट की 3 सेल लगी हुई हैं। ठीक है, तो इसका E1 आपको बताना है। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताइए कि ये वाला जो सेल है किस में जुड़ा है, समांतर में कि श्रेणी में। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको पता है कि ये किस में जुड़ा है, तो ये जुड़ा है श्रेणी में। अगर श्रेणी में जुड़ा है तो मैंने आपको कहा कि वोल्टेज आपको जोड़ देना होता है जब श्रेणी में जुड़ा होता है। तो वोल्टेज आप जोड़ दिया करो जब श्रेणी में जुड़ा हो। तो उसकी जो पोलरिटी है, पोलरिटी का मतलब कि ये जो ध्रुवता है, जैसे कि एक ऐसे है एक ऐसे बनी हुई है, इस पर डिपेंड करेगा। अगर सभी सेल कि जो मान लीजिए जैसे ये 3 सेल हैं, तीनों सेल के ये पॉजिटिव सिरा, ये पॉजिटिव सिरा, ये पॉजिटिव सिरा एक ही साइड पे हों, और निगेटिव सिरा एक ही साइड पे हों, इसका मतलब है कि सेल जो है वह मतलब सीरीज में कनेक्ट है, इसमें दिया है, मतलब देख के आप बताओगे इस श्रेणी में है। उसके बाद उनकी पोलैरिटी भी इस कंडीशन में हो, तो इसका मतलब है कि तीनों की पोलैरिटी प्लस प्लस आगे आगे है। इसका मतलब तीनों इसी साइड करंट देना चाहते हैं, या फिर आप समझ सकते हो कि सीरीज में है और पोलैरिटी भी सेम है सबकी। तो इसका मतलब ये तीनों सीरीज में है, तीनों को जोड़ देंगे हम। लेकिन घटेगा किस कंडीशन में, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। जैसे एक ऐसे है, ठीक, एक ऐसे है, फिर एक ऐसे है, फिर एक ऐसे है। अब देखिए, एक 4 वोल्ट का ये है, एक 4 वोल्ट का ये है, एक 4 वोल्ट का ये है। तो देखिए इसमें आप देख रहे हो कि दो का तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड है, लेकिन एक का पॉजिटिव उल्टा है, विपरीत दिशा में है। तो उस कंडीशन में आपको पता चलेगा कि जो सेम से मतलब कि ये दो देखिए आपको दिख रहा है कि एक ही दिशा में है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 + 4 हो जाएगा 8। 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। अब ये 4 जो है वह दूसरी दिशा में है तो ये घट जाएगा, तो 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपके पास 4 वोल्ट। ठीक है, 4 वोल्ट बचेगा। अब उसके बाद इस 4 वोल्ट का जो बैटरी बनाएंगे कि किस दिशा में होना चाहिए, तो जो बड़ी बैटरी है उसी की दिशा में, यानी 4 + 4 कितना 8 वोल्ट। इसकी दिशा किधर है, इसकी दिशा ऐसे है, ऐसे, यानी ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ऐसी दिशा है ना, तो ऐसे ही हम इसको बना देंगे। तो याद रखना कि जब पोलैरिटी, ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि उसकी पॉजिटिव और मतलब ऋणात्मक सिरे किस दिशा में है। तो आप उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए, तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये 4-4 वोल्ट की 3 बैटरी लगी हुई हैं, तीनों की दिशा एक में है, तो 4-4 वोल्ट कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। तो ये टोटल कितना हो गई 12 वोल्ट हो गई। अब ये 4-4-4 वोल्ट कितने हैं 3 है, तीनों की दिशा देख लीजिए एक ही है, तो ये भी कितना हो जाएगी 12 वोल्ट हो जाएगी। अब देखिए जो नया फिगर आपका बनेगा, नया फिगर आप बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनाओगे। ठीक, नया फिगर कुछ इस तरीके से बनाओगे। ठीक, तो E1 यही आपसे पूछा है, यही पूछा है। ये 12 वोल्ट है और ये भी 12 वोल्ट है। तो ये दोनों जो आप देख रहे हो ये दोनों जुड़ा है समांतर में। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों चीज़ किस में जुड़ी है, समांतर में जुड़ी हुई है। जब दोनों समांतर में जुड़ा हुआ है तो इससे आपको क्या पता चलता है कि, अब देखिए जब समांतर में जुड़ा हुआ है तो हमेशा इनका जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा या टोटल विद्युत वाहक बल होगा, दोनों समांतर में है तो दोनों बराबर बराबर वोल्टेज होगा। वैसे भी आपको पता है समांतर में वोल्टेज जो होता है वो समान होता है। अगर समांतर में वोल्टेज समान होता है तो इसका मतलब 12 वोल्ट है। तो ये जो E1 है इसके पास भी कितना वोल्टेज मिलेगा 12 वोल्ट ही मिलेगा। इसके पास भी कितना मिलेगा 12 वोल्ट ही मिलेगा।
तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये एक प्राइमरी सेल नहीं है। कौन सा प्राइमरी सेल नहीं है? डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, लेड एसिड सेल, शुष्क सेल। तो आपको पता है कि इसमें देखिए, अब आपको कुछ नहीं कि प्राइमरी सेल नहीं है। प्राइमरी सेल कौन सा नहीं है? डेनियल सेल, लेग्लांसे सेल, शुष्क सेल, ये तीनों के तीनों आपको प्राइमरी सेल मिलते हैं। ठीक है, इन सेलों को आप जैसे एक बार यूज कर लिए तो उसके बाद आप इसको चार्ज नहीं कर सकते हो। तो ये सब है प्राइमरी सेल। लेकिन कौन सा नहीं है? तो लेड एसिड सेल। लेड एसिड जो है ये कौन सा सेल है? ये आपका क्या है? ये आपका सेकेंडरी सेल है। ठीक है, ये क्या है? ये सेकेंडरी सेल है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में 1.5 वोल्ट के 6 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन क्या है? 1.5 वोल्ट के 6 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल के आर पार जुड़ा वोल्टमीटर निम्न माप दर्शाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1.5 वोल्ट के 6 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब 1.5 वोल्ट, अब क्वेश्चन में तो 1.5 वोल्ट बोला है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से चलिए कि 1.5 वोल्ट आपसे बोल दिया गया है। ठीक है, 1.5 वोल्ट के 6 सेल आपके जुड़े हुए हैं। तो पॉजिटिव और ऋणात्मक टर्मिनल के आर पार जुड़ा वोल्टमीटर का रीडिंग कितनी होगी, इस वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है। चलिए यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए। अगर आप देखेंगे कि 1.5 वोल्ट के 6 सेल हैं, किस में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो सबकी पोलरिटी देखिए, एक पोलरिटी एक ये मान लीजिए है, इधर को है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, सब में वही है, सेम पोलरिटी सबके सब में है। एक सेल, दो सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 6 सेल हैं, 6 के 6 श्रेणी में जुड़े हैं। और सबकी जो ये आपको धनात्मक और ऋणात्मक सिरा है, धनात्मक एक साइड है, ऋणात्मक एक साइड ही है। तो मतलब जितने भी सेल हैं सबको हम क्या करेंगे? डायरेक्ट जोड़ देंगे। सबको डायरेक्ट हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अगर 1.5 वोल्ट के हिसाब से देखोगे तो 6 सेल हैं, 6 सेल की 1.5 वोल्ट कितना हो जाएगा? 9 वोल्ट के बराबर होगा। कितना होगा? 9 वोल्ट के बराबर होगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं आपको 9 वोल्ट नहीं दिया गया है। तो आप देखोगे कि 1.5 ना, यहाँ पे 2.5 है। तो 2.5 के हिसाब से अगर 6 सेल हैं तो 2.5 के हिसाब से 15 वोल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, जब 2.5 के 6 बार जोड़ेंगे, 6 बार नहीं जोड़ते तो डायरेक्ट 6 से गुणा कर दीजिए। 6 पचे 30 की 0, 6 दूनी 12, 3 15, 15.0 यानी 15 वोल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 1.5 ना देकर यहाँ पे आप 2.5 मान के चलो। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे? जुड़ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी में। ओके, चलिए तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेल ईएमएफ प्रदान करने का स्रोत है जिसमें, अब ये एक सेल जो है ईएमएफ आपको प्रदान करता है, जिसमें आपको क्या मिलता है? विद्युत ऊर्जा एकत्रित रहती है, रासायनिक ऊर्जा एकत्रित रहती है, उसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा एकत्रित रहती है, उसे रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा एकत्रित रहती है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि सेल जो है ईएमएफ प्रदान का एक मतलब प्रदान करने का एक स्रोत है। ईएमएफ आपको प्रदान कर रहा है, यानी आउटपुट पे आपको क्या दे रहा है? ईएमएफ दे रहा है। ईएमएफ मतलब क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल जो है ये कैसा है? ये विद्युत है। ठीक है, ध्यान से समझिए कि विद्युत ऊर्जा का रूप है। तो विद्युत ऊर्जा का रूप अगर है तो ईएमएफ अगर विद्युत ऊर्जा का रूप है तो जिसमें क्या संचित रहेगा? अब एक सेल है तो सेल में क्या संचित रहेगा? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा से हम बदल देंगे किसमें? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा एकत्रित रहती है, उसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। उसे किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला। अब देखिए क्यों हम सेल को सीरीज में जोड़ते हैं, ध्यान से समझना। सेल को हम क्यों सीरीज में जोड़ें? अब देखिए मैंने 2 क्वेश्चन आपको सीरीज का मिला था। ठीक है, उसमें हम देख रहे थे कि ये सेल ऐसे था, फिर एक ऐसे था, ऐसे जोड़ा था। एक मान लीजिए 4 है, एक भी 4, दो सेल हैं, दोनों सीरीज में जुड़े हैं, दोनों की जो वोल्टेज रेटिंग है वो 4-4 वोल्ट है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ये दोनों सेल ऐसे जुड़े हुए हैं, तो इनको जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 4-4 8 वोल्ट मिल जाएगा। इससे आपको पता चलता है कि सेल को जब हम सीरीज में जोड़ते हैं इससे हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है। इससे हमारा वोल्टेज क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो
अधिक करंट चाहिए, अधिक वोल्टेज चाहिए, स्थिर वोल्टेज चाहिए या स्थिर करंट चाहिए? तो सही आंसर क्या होगा? अधिक वोल्टेज चाहिए, अधिक वोल्टेज चाहिए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कब हम सेलों को पैरेलल में जोड़ते हैं? अब सेल को जब आप पैरेलल में जोड़ते हो तो मैंने कहा कि वोल्टेज क्या होता है, जब सेल को आप पैरेलल में जोड़ते हो तो वोल्टेज जो होता है वो स्थिर होता है। वोल्टेज क्या होता है? स्थिर होता है। लेकिन जब सेल को आप किस में जोड़ते हो, मतलब वोल्टेज स्थिर होता है जब आप पैरेलल में जोड़ते हो, ठीक है, समांतर में। तो समांतर में जोड़ने से क्या होता है? करंट की रेटिंग बढ़ जाती है, ठीक है, करंट की रेटिंग बढ़ जाती है। तो करंट की रेटिंग आपकी बढ़ जाएगी, इसका मतलब है कि अधिक करंट चाहिए। जब अधिक करंट चाहिए होता है तब हम सेल को किस में जोड़ते हैं? पैरेलल में। अधिक वोल्टेज चाहिए होता है तो सीरीज में जोड़ते हैं। क्लियर है इतनी चीज़? ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है टेस्ट सेल के लिए विद्युत रासायनिक क्रिया रिवर्सिबल नहीं है। यानी कि किसके लिए विद्युत क्रिया जो है वो रिवर्सिबल नहीं होती है? केवल प्राइमरी सेल के लिए, केवल सेकेंडरी सेल, या इन दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत ही आसान है कि रिवर्सिबल का मतलब कि उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय का मतलब कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, फिर विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदला जाए। तो ऐसा प्रोसेस जब होता है तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल है। लेकिन जब यह चीज़ें नहीं होती हैं तो उसको हम बोलते हैं कि यह रिवर्सिबल नहीं है। तो आपको पता है कि प्राइमरी सेल में आप पहले मतलब कि जब मैन्युफैक्चर होता है यानी कि जब निर्माण होता है तो फिर उसके बाद यूज करते हैं, फिर क्या हम उसको चार्ज कर सकते हैं? नहीं। यानी कि इसमें रिवर्सिबल नहीं है। पहले रासायनिक ऊर्जा थी, विद्युत में बदल दिया हमने, विद्युत में बदलने के बाद फिर से हम इसको रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदल पाते हैं। तो यही आपका क्या है? प्रोसीजर है। तो रिवर्सिबल नहीं होता है। और जबकि केवल सेकेंडरी सेल, जबकि सेकेंडरी सेल में ऐसा होता है, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कि जब n संख्या के सेलों को जिनका आंतरिक प्रतिरोध R ओम है और उसका EMF E वोल्ट है सीरीज में जुड़ी हुई एक बाहरी रेजिस्टेंस R से होकर बहने वाली करंट ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? अब देखिए, अब ध्यान से अगर आप समझिए, एक ऐसे सेल है, ठीक, ऐसे सेल है सीरीज में जुड़ा हुआ है मान लिए, ठीक है, तो ये डैश डैश कर देते हैं हम, ठीक है, डैश डैश। एक देखिए, एक ऐसे वोल्टेज मान लीजिए आपका E ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक। अब ये n नंबर ऑफ सेल हैं, n नंबर ऑफ सेल हैं, तो सभी सेल के प्रतिरोध कितना है? R ओम है। तो R ओम का अगर प्रतिरोध है तो ये एक बाहरी रेजिस्टेंस R ओम से होकर बहने वाली एक बाहरी प्रतिरोध, मान लीजिए कि मैंने ये लगा दिया R ओम का। ऐसे आप फिगर बना लो, ध्यान से बस इमेजिन करो कि एक ये मान लीजिए कि n है, n है, सब के सब मतलब बहुत सारे सेल जुड़े हुए हैं, n नंबर हैं, और जिनका प्रतिरोध भी R ओम है। तो इसका मतलब है कि n सेल हैं, R प्रतिरोध है। तो नंबर ऑफ सेल और प्रतिरोध, जितना सेल है उतना ही प्रतिरोध है, तो जुड़े किसमें? श्रेणी में। तो सेल भी आपके जुड़ जाएंगे और उनका प्रतिरोध भी जुड़ जाएगा उनका। जैसे दो सेल हैं तो दो सेल का प्रतिरोध मान लीजिए कि 1-1 ओम था, 1-1 वोल्ट था और 1-1 ओम मतलब प्रतिरोध था। तो सेल का प्रतिरोध और ये जो मतलब कि सेल के नंबर्स दिए हैं, तो दो सेल थे तो 2 इंटू आर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ दिया हुआ है। लेकिन अगर n संख्या के सेल हैं और प्रतिरोध r है तो कितना होगा? n इंटू आर हो जाएगा आपका। क्या होगा? n इंटू आर। तो देखिए 61 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, आई आपसे पूछा है, क्या पूछा है? आई पूछा है। इसका मतलब है कि देखिए ऐसे जोड़, देखिए ऐसे है, फिर मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए आपका ई था, मान लीजिए ये क्या है? ई है, ई है ना। तो आई आपसे पूछा है, आई आपसे पूछा है, तो आई बराबर जो होता है वी बटे आर होता है। कितना होता है? वी बटे आर। ये नॉर्मल फॉर्मूला है ओम का नियम का। अब देखिए V जो है वह आपका E है और E जो है ये टोटल कितना है? एक सेल मान लीजिए एक है, फिर दो है, फिर ऐसे करके n टाइम्स है। तो V जो होगा n टाइम्स E होगा, n टाइम्स E, ठीक है। तो I बराबर आप लिखोगे n टाइम्स E अपान कितने मतलब रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस एक R है, ठीक, प्लस और कितना रेजिस्टेंस था सेल का? सेल का था n इंटू आर, n इंटू आर। तो आप लिखोगे n इंटू ई अपान आर प्लस n इंटू आर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है आपको समझ नहीं, देखिए ध्यान से समझिए, बस सोचिए
कि सेल आपके हैं, n नंबर सेल हैं, तो उतना ही वोल्टेज हो जाएगा ना जितने सेल होंगे। तो टोटल वोल्टेज आपका E मान के चले हैं, लेकिन n नंबर है तो इसको E हम कर देंगे, n इंटू ई कर देंगे अपन। रेजिस्टेंस एक R ओम के साथ किसमें श्रेणी में जुड़ा है ना, तो श्रेणी का मतलब क्या, R प्लस और जो बैटरी का E मतलब कि सेल का रेजिस्टेंस है, तो सेल का रेजिस्टेंस n टाइम्स है तो n इंटू आर। तो बस आपको करना क्या था, यही हो गया, n इंटू आर। तो ये सही आंसर हो जाएगा करंट का मान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए, सेल को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब वह बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक लोड रेजिस्टेंस की अपेक्षा अधिक हो। अब देखिए, जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस यानी कि सेल है और एक बाहर से रेजिस्टेंस लगाए हैं, जैसे आप देखो एक बैटरी है, ठीक, इस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कुछ होगा, ये मान लीजिए लोड था हमारे पास, ये लोड है। अब ये मान लीजिए इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसको हमने आर मान लिया, ये मान लीजिए लोड हमारा आर लगा हुआ है, ये बैटरी हमारी वी लगी हुई है। तो कह रहा है कि बाहरी लोड रेजिस्टेंस यानी कि कंडीशन क्या है कि आर इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, आर इज ग्रेटर देन आर। ये कंडीशन कब होगी, जब सीरीज में है, पैरेलल में है, मिक्स है, किस में होगा। ठीक है, तो देखिए ये कंडीशन यानी कि जब लोड रेजिस्टेंस आपका बड़ा होता है सोर्स रेजिस्टेंस से, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस आपका क्या हो, बड़ा हो सोर्स रेजिस्टेंस से, तो उस कंडीशन में अप्लाई करते हैं हम सीरीज में। किस में, सीरीज में। अब इसके बाद ध्यान से सुनिए, ठीक है, जैसे आपको पता है कि बैटरी कोई है, अब उस बैटरी का कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है। अब बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो श्रेणी में जुड़ा होता है। अगर श्रेणी में है तो वो हमेशा क्या होता है, लो होता है, ये याद रखना। अब कभी भी आपसे पूछे कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस किस में होता है, तो सीरीज में होता है और लो होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कंडीशन यहाँ से क्लियर है। इसका मतलब है कि लो है तो इसका लोड जो होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। ये कंडीशन कब होती है, सीरीज में। किस में होती है, सीरीज में। उसके बाद पैरेलल की कंडीशन में क्या होता है कि पैरेलल में आप क्या अप्लाई करते हो, जब आपका सोर्स रेजिस्टेंस यानी आर इज ग्रेटर देन लोड रेजिस्टेंस, ये कंडीशन होती है, तब हम करते हैं पैरेलल में। जैसे कि करंट सोर्स है, अब करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो समांतर में होता है और हाई होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए, सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस की अपेक्षा कम हो। तो कब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर है वो पैरेलल में होगा, मैंने अभी आपको बताया। तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सेल को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस के बराबर हो। ठीक है, आंतरिक रेजिस्टेंस के क्या हो, बराबर हो, यानी आर आपका बराबर हो इंटरनल के, तो किस कंडीशन में हम करते हैं, तो वह कंडीशन आपकी होती है मिक्स ग्रुप में। किस में, मिक्स। अब मिक्स का मतलब सीरीज भी हो और समांतर भी हो। ठीक है, तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए, स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पावर स्रोत का, अब आपको स्थिर वोल्टेज प्राप्त करना है तो पावर स्रोत क्या होना चाहिए, आंतरिक रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, आंतरिक रेजिस्टेंस से अधिक होना चाहिए, दक्षता न्यूनतम होनी चाहिए, न्यूनतम क्षमता वाला होना चाहिए। तो 65 नंबर का जो मतलब आंसर है वह क्या होगा कि स्थिर वोल्टेज अगर आपको प्राप्त करना है, ठीक है, स्थिर वोल्टेज अगर आपको प्राप्त करना है तो जो पावर स्रोत होगा उसका आंतरिक रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। उसका आंतरिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होना चाहिए जब आपको स्थिर वोल्टेज मिले। तो क्यों कम होना चाहिए, जब आपको स्थिर वोल्टेज तभी मिलेगा जो भी पावर स्रोत लगाए हो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर अधिक होगा तो वहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप यानी कि वोल्टता पात अधिक होगा, जिससे कि स्थिर वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। इसलिए पावर स्रोत का जो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध है वह कम से कम होना चाहिए। क्लियर। चलिए, किस कारणवश सेलों को सीरीज में जोड़ा जाता है, किसके लिए हम सेल को सीरीज में जोड़ते हैं, अभी हमने बात किया था कि वोल्टेज आउटपुट अधिक प्राप्त करने के लिए, यानी आउटपुट पे वोल्टेज आपको अधिक मिले इसलिए हम सेलों को किस में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेकेंडरी सेल जो सामान्यतः उपयोग किया जाता है, सेकेंडरी सेल जो सामान्यतः उपयोग किया जाता है कौन सा है, आपको यही बताना है। आयरन निकिल सेल, निकिल कैडमियम सेल, लेड एसिड सेल, लैक्लांसे सेल। तो सेकेंडरी सेल जो सामान्यतः उपयोग किया जाए, जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, तो वो आप देखोगे लेड एसिड सेल।
आपको हमने कितनी बार बताया कि लेड एसिड सेल जो होता है वो सेकेंडरी सेल होता है और सबसे ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है लेड एसिड सेल। अब लेड एसिड सेल के बारे में हमने इसके पहले वाली वीडियो में भी पूरा डिस्कशन किया था। अब आपको चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ कि लेड एसिड सेल में होता क्या। देखिए, जो जल्दी जल्दी हम बता देते हैं। जो इसकी पॉजिटिव प्लेट यानी धन प्लेट होती है वो लेड पेरोक्साइड यानी PbO2 की बनी होती है, PbO2 की बनी होती है। और इसको जब हम पूर्ण रूप से चार्ज करते हैं यानी पूर्ण चार्ज अवस्था में इसकी जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो कैसी होती है, चॉकलेटी रंग का हो जाती है यानी गहरे भूरे रंग की हो जाती है। ठीक है। और ऋण प्लेट जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, स्पंजी शीशा यानी Pb का बना होता है, जिसको हम स्पंजी शीशा बोलते हैं। और पूर्ण चार्ज की अवस्था में जो इसका ऋण प्लेट है वो कैसा होता है, ग्रे कलर का यानी स्लेटी कलर का हो जाता है। और इसका जो वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट होता है वो H2SO4 और जल का मिश्रण होता है। और H2SO4 जो होता है उसका अनुपात 1 होता है जबकि जल का अनुपात 3 होता है, तो डाइल्यूट H2SO4 होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और लेड एसिड सेल की जो बैटरी है यानी सेल है, इसका EMF कितना होता है, तो 2.2 वोल्ट होता है। कभी आपसे पूछे तो याद रखिएगा कि 2.2 वोल्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस रूप में ऊर्जा लेड एसिड बैटरी को चार्ज करे। जब चार्ज करना है तो लेड एसिड बैटरी को किस ऊर्जा के रूप में, यानी डाइलेक्ट्रिक स्टोर यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, आणविक ऊर्जा के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 68, तो बैटरी लेड एसिड बैटरी को चार्ज करें, किस रूप में चार्ज करना है आपको। तो चार्ज करने के लिए तो आपको इनपुट में क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल। इनपुट में क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल, लेकिन आउटपुट में क्या मिलेगा, रासायनिक ऊर्जा। तो किस रूप में चार्ज करेंगे, रासायनिक ऊर्जा के रूप में चार्ज करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि धन प्लेट क्या बन जाएगा यदि बैटरी को चार्ज करें। तो धन प्लेट आपका क्या बन जाता है जब बैटरी को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। लेड, लेड पेरोक्साइड, लेड पेरोक्साइड, लेड ऑक्साइड है, लेड पेरोक्साइड है, लिथरेट मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो धन प्लेट आपका बन जाएगा जब बैटरी को हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, तो लेड पेरोक्साइड बनेगा। वैसे नॉर्मल बात करें जब डिस्चार्ज की बात होती है तो लेड पेरोक्साइड जो होता है ये ऋण प्लेट होता है। ठीक है, लेकिन धन प्लेट जब आपका होगा तो लेड पेरोक्साइड। ठीक है, धन प्लेट क्या बन जाएगा जब बैटरी को चार्ज करते हैं, तो धन प्लेट क्या बन जाता है, लेड पेरोक्साइड। तो सॉरी, धन प्लेट ही आपका क्या होता है, लेड पेरोक्साइड यानी PbO2 का बना होता है। जब चार्ज करते हैं तो ये आपका लेड पेरोक्साइड में बदल जाता है जो कि कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बैटरी की दोनों प्लेटें क्या बन जाती हैं यदि बैटरी डिस्चार्ज हो। तो बैटरी की दोनों प्लेटें क्या बन जाती है जब बैटरी डिस्चार्ज हो, लेड हाइड्रोक्साइड, फेरस ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, लेड सल्फेट। ठीक, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, तो बैटरी जब आपकी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज होती है तो उस कंडीशन में बैटरी की दोनों प्लेटें आपकी लेड सल्फेट का रूप ले लेती हैं। किसका रूप ले लेती हैं, लेड सल्फेट का। ओके, थैंक यू। चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर।